नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे संगठन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पहले विश्व युद्ध की कह सकते हैं कि राख से पैदा हुआ था। एक ऐसा संगठन जिसका वादा था फिर कभी नहीं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की। हमारे पास जो स्रोत है वो विश्व इतिहास की एक किताब के कुछ अंश है जो इस संगठन के बनने और फिर बिखर जाने की कहानी बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था, एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश जो युद्ध की जगह बातचीत से अपने मसले सुलझाए। तो सवाल ये है कि क्या ये एक महान विचार था जो बस नाकाम हो गया, या इसकी नींव में ही कोई ऐसी कमी थी कि इसका हश्र यही होना था। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इसकी स्थापना कैसे हुई, ये काम कैसे करता था, इसके कुछ शुरुआती चौंकाने वाली सफलताएं क्या थी, और आखिर वो कौन सी बड़ी वजह थी जिनके कारण ये दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। एक ऐसा संगठन जिसे सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जिसके रहते हुए दुनिया एक और भी बड़े महायुद्ध में चली गई। जी। तो ये विचार ये आया कहाँ से? इसका श्रेय अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को दिया जाता है ना? जी। उनके वो जो प्रसिद्ध 14 पॉइंट्स थे। हाँ, बिल्कुल। विल्सन इसका सबसे बड़ा चेहरा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सोचना कि ये सिर्फ उनका विचार था, थोड़ी जल्दबाजी होगी। उस वक्त दुनिया भर में एक माहौल था। पहले विश्व युद्ध की तबाही ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। ब्रिटेन के लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, दक्षिण अफ्रीका के जैन स्मर्ट्स और फ्रांस के लियोन बुर्जुआ, ये सब वैश्विक नेता भी इसी तरह के विचारों पर काम कर रहे थे। अच्छा। विल्सन का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने इस विचार को मेज पर पटका और कहा, ये होना ही चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि लीग का समझौता, जिसे कोवेनेंट कहा गया, वो वर्साय संधि जैसी सभी शांति संधियों का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। वाह, तो ये सिर्फ विल्सन का आइडिया नहीं था, बल्कि दुनिया भर के नेता इस बारे में सोच रहे थे। तो जब ये सब लोग एक साथ आए तो उन्होंने कागज पर लिखा क्या? मतलब इस लीग का मिशन स्टेटमेंट क्या था? देखिए, इसका मिशन स्टेटमेंट सुनने में जितना सरल था, करने में उतना ही मुश्किल। इसके दो मुख्य स्तंभ थे। पहला और सबसे क्रांतिकारी था सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। सामूहिक सुरक्षा मतलब एक पर हमला, सब पर हमला। बिल्कुल। कागज पर यह एक बहुत शक्तिशाली विचार था। कल्पना कीजिए, कोई भी हमलावर देश ये जानने के बाद हमला करने की हिम्मत कैसे करेगा कि उसे बाकी सभी सदस्य देशों की संयुक्त सैन्य, नौसैनिक या हवाई शक्ति का सामना करना पड़ेगा। कोवेनेंट में यह सिफारिश की गई थी कि ऐसी स्थिति में परिषद सदस्य देशों को बताएगी कि उन्हें कितनी सैन्य शक्ति का योगदान देना है। ये एक तरह का वैश्विक सुरक्षा का वश था, जो किसी भी देश को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। और दूसरा स्तंभ? दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी सिर्फ युद्ध रोकना ही नहीं, बल्कि उन वजहों को भी खत्म करना जो युद्ध की जड़ में होती हैं। जैसे? सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो विचार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया गया? ये संगठन बना कैसे था? क्या ये आज के संयुक्त राष्ट्र जैसा था? काफी हद तक इसकी संरचना ने ही संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी। इसके कुछ मुख्य अंग थे। सबसे पहले थी महासभा, द जनरल असेंबली। इसमें सभी सदस्य देश थे, हर किसी के पास एक वोट। एक देश एक वोट, सुनने में तो बहुत लोकतांत्रिक लगता है ना? लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी पेचीदगी थी। सभी फैसले सर्वसम्मति से, यानी यूनानिमसली होने जरूरी थे। एक मिनट, सर्वसम्मति से मतलब अगर 40 देश किसी बात पर राजी हों और सिर्फ एक देश मना कर दे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ये तो किसी भी फैसले को रोकने का एक आसान तरीका है। ऐसा नियम बनाया ही क्यों गया था? यह उस समय के डर को दिखाता है। देश अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी खोने से डरते थे। अच्छा, उन्हें डर था कि कोई बड़ा संगठन उन पर अपनी मर्जी थोप देगा। इसलिए यह नियम बनाया गया कि जब तक सब राजी ना हो, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा, इसने लीग को कई मौकों पर पंगु बना दिया। बिल्कुल। समझ गई। और महासभा के अलावा फिर थी परिषद, द काउंसिल। ये असल शक्ति केंद्र था। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान जैसे स्थायी सदस्य थे, और कुछ अस्थायी सदस्य भी, जिन्हें महासभा 3 साल के लिए चुनती थी। और अमेरिका? अमेरिका को भी एक स्थायी सदस्य बनना था, लेकिन वो कभी शामिल ही नहीं हुआ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम बाद में आएंगे।
परिषद का काम था बड़े राजनीतिक विवादों से निपटना। इसके अलावा नीदरलैंड्स के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय था और एक सचिवालय जो सारा प्रशासनिक काम संभालता था। हाँ, लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है जो मुझे परेशान कर रहा है। अगर सामूहिक सुरक्षा का विचार इतना ही अहम था तो क्या लीग के पास अपनी कोई सेना थी? नहीं। और यही इसकी दूसरी और शायद सबसे बड़ी संरचनात्मक कमजोरी थी। इसकी अपनी कोई सेना नहीं थी। ये सदस्य देशों पर निर्भर था कि वे अपने सैनिक भेजें। लेकिन उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सिफारिश कर सकती थी, आदेश नहीं दे सकती थी। तो आपके पास एक पुलिस फोर्स है जिसके पास अपने सिपाही नहीं है। तो ये एक शेर था जिसके दांत नहीं थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरह से नाकाम था। मैंने पढ़ा है कि खासकर 1920 के दशक में इसने कुछ विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाया। बिल्कुल, और ये बताना बहुत जरूरी है। जैसे 1920 में फिनलैंड और स्वीडन के बीच ऑलैंड द्वीप समूह का विवाद सामने आया। हाँ, दोनों देश इन द्वीपों पर अपना हक जता रहे थे। स्थिति तनावपूर्ण थी। लीग ने जांच की और फैसला सुनाया कि द्वीप फिनलैंड के पास रहेंगे। अच्छा, लेकिन उन्हें असैनिकृत किया जाएगा। और कमाल की बात यह कि स्वीडन ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया और एक संभावित युद्ध टल गया। ये तो वाकई एक बड़ी सफलता है। और भी उदाहरण है। हाँ, 1921 में जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर साइलेशिया के औद्योगिक क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ। ये इलाका दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी था। लीग ने वहां जनमत संग्रह करवाया और फिर इस क्षेत्र का दोनों देशों के बीच बंटवारा कर दिया, जिसे दोनों ने मान लिया। और शायद सबसे प्रभावशाली उदाहरण 1925 का है, जब ग्रीस ने बुल्गारिया पर हमला कर दिया। हाँ, ये एक क्लासिक केस था। एक सीमा विवाद के बाद ग्रीक सैनिकों ने बुल्गारिया पर हमला कर दिया। बुल्गारिया ने लड़ने के बजाय सीधे लीग से अपील की। ये बहुत सूझबूझ वाला कदम था। बहुत। और लीग ने तुरंत हस्तक्षेप किया, ग्रीस की निंदा की और उसे पीछे हटने और हर्जाना देने का आदेश दिया। और ग्रीस मान गया। ग्रीस ने इस फैसले का पालन किया। इससे ये संदेश गया कि लीग आक्रमणता को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, तो इसने द्वीपों के झगड़े सुलझाए, सीमाओं का बंटवारा किया, यहाँ तक कि एक देश को हमला रोकने पर भी मजबूर कर दिया। सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है, तो फिर कहानी में वो मोड़ कहाँ आया जहां से सब कुछ बिखरना शुरू हो गया? आखिर इतनी सफलताओं के बावजूद इसकी छवि एक नाकाम संगठन की क्यों बनी? यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये सभी सफलताएं छोटे या मध्यम आकार के देशों से जुड़े विवादों में मिली। इन मामलों में बड़ी शक्तियां, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस, एक मत थी और अपनी मर्जी थोप सकती थी। लीग तब तक प्रभावी थी जब तक दांव पर कुछ बड़ा ना लगा हो। इन सफलताओं ने लीग की असली ताकत का परीक्षण नहीं किया। असली परीक्षा तब होनी थी जब कोई बड़ी शक्ति हमलावर हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ सीमाओं के विवाद ही नहीं सुलझा रहा था, इसके सामाजिक काम के बारे में भी बात करनी चाहिए। वो भी काफी प्रभावशाली था। बहुत ज्यादा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, जो लीग का एक हिस्सा था, उसने मजदूरों के अधिकारों के लिए अभूतपूर्व काम किया। जैसे काम के घंटे तय करना, न्यूनतम वेतन और खतरनाक कामों पर रोक, जैसे सीसा पेंट में बच्चों के काम करने पर पाबंदी। उन्होंने कई सरकारों को अपने देशों में इन सुधारों को लागू करने के लिए मनाया। और ये आज भी मौजूद है। हाँ, ये आज भी संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और शरणार्थियों के लिए भी इसने बहुत काम किया। हाँ, शरणार्थी संगठन, जिसे नॉर्वे के खोजकर्ता फ्रिडजॉफ नैन्सन चला रहे थे, ने युद्ध के बाद बहुत जरूरी काम किया। उन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद लगभग 4.5 लाख युद्धबंदियों को उनके घर वापस पहुंचाने में मदद की। 4.5 लाख ही बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और बाद में जब नाजी जर्मनी में उत्पीड़न शुरू हुआ तो इस संगठन ने हजारों शरणार्थियों को भागने में मदद की। स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस में टाइफस जैसी महामारियों से लड़ने में विशेष सफलता पाई। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण था। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आके जहां दरारें दिखनी शुरू हुईं। एक ऐसा संगठन जिसके खाते में इतनी सफलताएं हैं, उसे आखिरकार एक पूरी तरह से विफलता के रूप में क्यों याद किया जाता है? इसकी शुरुआत होती है इसके जन्म से ही। ये वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। अच्छा। इसलिए इसे अक्सर पहले विश्व युद्ध के विजेता देशों का एक क्लब माना जाता था,
जिसका काम एक ऐसी शांति संधि को लागू करना था जिसे जर्मनी जैसे हारे हुए देश बेहद अपमानजनक और अन्यायपूर्ण मानते थे। तो ये शुरुआत से ही एक पक्षपाती संगठन के रूप में देखा गया, ना कि एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में। सही बात है। और शुरुआत में ही सबसे बड़ा झटका लगा। अमेरिका कभी इसका सदस्य नहीं बना। अमेरिकी सीनेट ने मार्च 1920 में इसे खारिज कर दिया। सोचिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। जिस आदमी वुड्रो विल्सन ने पूरी दुनिया में घूमकर इसका प्रचार किया, उसी का देश शामिल होने से मना कर दे। इसे लीग की साख पर पहले दिन से ही बटा लग गया। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका असर बहुत गहरा था। लीग दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति के समर्थन से महरूम हो गई। और बात सिर्फ अमेरिका की नहीं थी। शुरुआती सालों में दो और बड़ी शक्तियां इससे बाहर थीं। जर्मनी और सोवियत संघ। हाँ, जर्मनी को 1926 तक शामिल होने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो युद्ध का दोषी माना गया था। और सोवियत संघ, जो कम्युनिस्ट था, उसे भी शुरू में बाहर रखा गया और वो 1934 में सदस्य बना। यानी अपने अस्तित्व के पहले कुछ सालों के लिए लीग दुनिया के सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से 3 के बिना काम कर रही थी। हाँ, ये तो ऐसा ही जैसे आप दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाएं और उसमें दुनिया के 3 सबसे ताकतवर लोगों को ही शामिल ना करें। बिल्कुल। और फिर एक और घटना हुई जिसने दिखाया कि लीग कितनी कमजोर थी। 1923 का कॉर्फू हादसा। हाँ, राजदूतों का सम्मेलन वाला मामला। ये पेरिस में स्थित एक और संस्था थी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे प्रमुख देश शामिल थे। बताइए इसके बारे में। वो ये कि अल्बेनिया और ग्रीस के बीच सीमा पर कुछ इतालवी अधिकारियों की हत्या हो गई। जवाब में इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने आव देखा न ताओ और ग्रीस के द्वीप कोर्फू पर बमबारी करके उस पर कब्जा कर लिया। तो ये तो लीग के लिए एक सीधी चुनौती थी। एक सदस्य देश ने दूसरे पर हमला कर दिया था। हाँ, और ग्रीस ने लीग से अपील भी की। लीग ने इटली की निंदा की और कहा कि मामला सुलझने तक उसे कोर्फू छोड़ देना चाहिए। लेकिन मुसोलिनी ने लीग को नजरअंदाज कर दिया और मामले को राजदूतों के सम्मेलन में ले गया, जहां उसका ज्यादा दबदबा था। और फिर क्या हुआ? और हुआ ये कि सम्मेलन ने हमलावर इटली का पक्ष लिया और ग्रीस को ही इटली को पूरा हर्जाना देने का आदेश दिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब पूरी दुनिया के सामने एक ताकतवर देश ने एक छोटे देश पर हमला किया और सजा भी उसी छोटे देश को मिली। हाँ, ये तो बाकी तानाशाहों के लिए खुला न्योता था कि आप जो चाहे कर सकते हैं, बस आपके पास ताकत होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही समझा। इसने एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम की। इसने दिखा दिया कि लीग एक बड़ी शक्ति के सामने पूरी तरह बेबस थी, खासकर जब उस शक्ति का नेतृत्व एक आक्रामक नेता कर रहा हो। तो हमने इसकी संरचनात्मक कमजोरियों की बात की, सेना का ना होना, सर्वसम्मति की शर्त, हमने अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियों की अनुपस्थिति की बात की, और अब कोर्फू जैसे हादसे ने इसकी नैतिक कमजोरी को भी उजागर कर दिया। और अंत में इसकी 2 सबसे बड़ी शक्तियां, ब्रिटेन और फ्रांस, अक्सर किसी भी मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाते थे। ये भी एक बात थी। हाँ, फ्रांस जर्मनी से डरता था और लीग को मजबूत बनाना चाहता था। वहीं ब्रिटेन, जिसे कोई सीधा खतरा महसूस नहीं होता था, वह लीग को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने के हक में नहीं था। उनकी अपनी प्राथमिकताएं और डर थे, जो अक्सर एक संयुक्त और मजबूत प्रतिक्रिया के रास्ते में आड़े आते थे। तो ये एक तरह का फ्रांसीसी ब्रिटिश क्लब जैसा था, जो अपने हितों की रक्षा कर रहा था, कह सकते हैं। तो संक्षेप में कहे तो राष्ट्र संघ का जन्म शांति की एक महान इच्छा से हुआ था। इसने छोटे मोटे विवादों को सुलझाने और सामाजिक कार्यों में कुछ सफलता भी पाई, लेकिन अंततः ये अपनी घातक कमियों के कारण ढह गया। अमेरिका की अनुपस्थिति, अपनी सेना का अभाव और बड़े हमलावर देशों के सामने खड़े होने में इसकी नाकामी, इन सब ने मिलकर इसे बर्बाद कर दिया। हाँ, और 1930 का दशक इसके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला किया और 1935 में इटली ने एबिसिनिया पर। दोनों ही मामलों में लीग ने निंदा तो की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि सामूहिक सुरक्षा का विचार मर चुका है। इसके बाद हिटलर जैसे नेताओं को रोकने वाला कोई नहीं था। ये संगठन 1946 में आधिकारिक तौर पर भंग हो गया। तो इसकी विरासत क्या है? क्या इसे सिर्फ एक विफलता के रूप में याद किया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। इसकी विरासत मिश्रित है। एक विफलता होने के बावजूद ये एक महत्वपूर्ण पहला प्रयास था। इसने पहली बार वैश्विक सहयोग के लिए एक स्थायी संस्था बनाई। शायद इसकी सबसे बड़ी विरासत इसकी नाकामी ही है। एक जरूरी नाकामी। हाँ, एक जरूरी नाकामी जिसने संयुक्त राष्ट्र के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया।
खासकर ये दिखाने में कि क्या नहीं करना है। मतलब इसके अनुभवों से सीखा गया। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र ने लीग की कई कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की, जैसे सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का विचार, जो सर्वसम्मति की समस्या का एक समाधान था। सही। और शांति सेना की अवधारणा, ताकि संगठन सिर्फ बातों पर निर्भर ना रहे। ये कह सकते हैं कि राष्ट्रसंघ एक ऐसा प्रयोग था जिसका असफल होना जरूरी था ताकि भविष्य में एक बेहतर संगठन बन सके। जाते जाते एक विचार, अगर अमेरिका शुरू से ही लीग का सदस्य होता, या अगर लीग के पास अपनी एक समर्पित सेना होती जिसे वह बिना किसी देरी के तैनात कर सकती, तो क्या 20वीं सदी का इतिहास कुछ और होता? क्या द्वितीय विश्व युद्ध को टाला जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं है,